वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने आपको बक्सर के बैटल तक बताया था। जब बक्सर का बैटल होता है 1764 में, किस किस के बीच होता है? अंग्रेज़ों और जो दूसरी तरफ से होता है वो होता है मीर कासिम, आलम शाह सेकंड, और तीसरा आपका होता है शुजाउद्दौला। ठीक है, ये तीनों ये बैटल हार चुके हैं। ठीक है, जब बक्सर का बैटल हारने के बाद अंग्रेजों को क्या मिल जाता है? दीवानी अधिकार मिल जाता है। किसका? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। क्या मिल जाता है? दीवानी अधिकार मिल जाता है। दीवानी अधिकार मतलब होता है टैक्स कलेक्ट करने का राइट। ठीक है, अब उसके बाद जब 1764 में बंगाल का बैटल अंग्रेज जीत चुके हैं तो वो किसको नवाब बनाते हैं? 1765 में निजामुद्दौला, जो मीर जाफर का बेटा होता है। 1764 में एक्चुअली मीर जाफ़र नवाब बन चुका है। ठीक है, लेकिन मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है तो 1765 में निजामुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। अंग्रेज़ों को कुल मिला के एक ऐसा इंसान चाहिए था कठपुतली की तरह कि सिर्फ राजा वो बनकर रहे और चले हमारी। तो उसे निजामुद्दौला, मीर जाफ़र उन्हें ऐसे ही मिलता है। मीर जाफ़र का बेटा होता है निजामुद्दौला, वो भी ऐसे मिलता है। फिर जो निजामुद्दौला के साथ एक डील होती है, उसमें ये होता है कि ना अंग्रेज एक ऐसा ऑफिसर नियुक्त करेंगे। अंग्रेज एक ऐसा ऑफिसर नियुक्त करेंगे जो क्रिमिनल क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। ठीक है, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। जो ये ऑफिसर होगा ये अंग्रेजों द्वारा ही हटाया जाएगा और अंग्रेजों द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। तो हम इसको इसको बंगाल का द्वैध शासन कहते हैं। बंगाल का द्वैध शासन। जो बंगाल का द्वैध शासन होता है वो यही होता है कि अंग्रेज कहते हैं कि हमारे द्वारा एक क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का एक हेड युक्त होगा जो हमारे द्वारा ही हटाया जाएगा और हमारे द्वारा ही लगाया जाएगा। ठीक है, तो 1750 में आपको पता है उससे पहले साउथ की पावर कौन थे? मुगल अब कमज़ोर पड़ने लगे हैं तो मराठाएं अब मुगलों को हराकर नॉर्थ पर कब्जा करने की सोची। किन्होंने? मराठाओं ने। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। पानीपत का पहला बैटल किसके बीच ही होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरा बैटल होता है अकबर और हेमचंद के बीच। और पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है अफगानों और मराठाओं के बीच तथा मराठाओं। अफगानों की तरफ से कौन होता है? अहमद शाह अब्दाली। अफगानों की तरफ से होता है अहमद शाह अब्दाली। और मराठाओं की तरफ से कौन होता है? अहमद शाह अब्दाली। और मराठाओं की तरफ से होता है आपका बाजीराव बाजीराव वन। दोनों के बीच युद्ध होता है। तो जो इसमें बाजीराव वन का बेटा था, बेटा विश्वासराव, बाजीराव वन का बेटा था विश्वासराव, वो भी इस बैटल में युद्ध करता है। तो अब अफगान जीत जाते हैं और मराठाएं हार जाते हैं। अब मराठाओं के हारने का कारण क्या था? ये था मराठाओं के हारने का कारण दो टैक्स थे। दोनों टैक्स का नाम था चौथ, सदेशमुखी। ठीक है, दोनों टैक्स थे। चौथ में होता है 1/4 और सदेशमुखी में होता है 1/10। ये दोनों कर वसूलते थे। इन दोनों का मतलब ये था कि जो भी उनके पास टैक्स आएगा उसमें से 4 हिस्से जो जमींदार होंगे, 4 में से 3 हिस्से, एक हिस्सा वो अपने पास रखेंगे, 3 हिस्से मराठों को देंगे। और सदेशमुखी में ये था कि 10 हिस्से होंगे, 10 हिस्से में से वो एक हिस्सा अपने पास रखेगा, बाकी उनको देना पड़ेगा। तो ये जो टैक्स थे ना वो बहुत ज़्यादा टिपिकल थे। ये जो टैक्स थे बहुत ज़्यादा टिपिकल थे। इसी की वजह से जो छोटे छोटे राजा होते हैं ना मराठाओं को पसंद नहीं करते, तो वो राजा अफगानों की तरफ से लड़ते हैं। जो छोटे छोटे मराठाओं के राजा होते हैं वो राजा अफगानों की तरफ से लड़ते हैं और मराठा इसमें हार जाते हैं। हारने का प्रभाव क्या पड़ता है? अब जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था मराठा भी रह गए थे। अब मराठाओं के लिए अंग्रेज़ों का रास्ता साफ हो चुका था। 1782 तक ये बैटल चलता रहता है। 1782 तक मतलब ये बैटल तो मराठा हार चुके हैं लेकिन आगे अंग्रेज़ों से भी हारेंगे। 1782 में आगे मराठा अंग्रेज़ों से भी हारते हैं। ठीक है,
अब बालाजी बाजीराव वन था, या बालाजी बाजीराव, मतलब बाजीराव वन भी कह देते हैं, बालाजी बाजीराव भी कह देते हैं। इसके 3 बेटे थे, इसके 3 बेटे थे। एक था विश्वासराव, ठीक है, दूसरा था माधवराव, तीसरा था नारायण राव। नारायण राव, नारायण राव 3 बेटे थे, ठीक है। पानीपत के तीसरा युद्ध होता है, उसमें तो विश्वासराव मारा जाता है, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, उसमें तो विश्वासराव मारा जाता है, और बालाजी की भी, बाजीराव की भी मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं ये दोनों, माधवराव गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। माधवराव गद्दी पर बैठते हैं, और वो दिल्ली की गद्दी पे किसको बिठाते हैं? आलम शाह सेकंड। आलम शाह सेकंड, ये वही वाला है, ठीक है, बक्सर के युद्ध वाला। आलम शाह सेकंड को गद्दी पर बिठाते हैं। उसके बाद माधवराव की भी मृत्यु हो जाती है, माधवराव की भी मृत्यु हो जाती है। तो अब कौन बचा? नारायण। अब बचा है नारायण राव। नारायण राव, जब नारायण राव को गद्दी पर बिठाया जाता है तो रघुनाथ राव गुस्सा हो जाते हैं। रघुनाथ राव होते हैं बालाजी बाजीराव का भाई। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तीनों बेटों को गद्दी पर बिठा दिया, मुझे गद्दी पर बिठाया नहीं है। तो थोड़े समय बाद रघुनाथ राव की भी मृत्यु हो जाती है, और माधव राव के मरने के बाद उसका बेटा हो जाता है। उसके बच्चे का नाम होता है सवाई माधव राव। सवाई माधव राव, ठीक है। तो सवाई माधव राव गुस्सा हो जाते, इसी बात पर रघुनाथ राव फिर गुस्सा हो जाते हैं कि उसके बेटे को भी राजा बनाया जा रहा है पर मुझे नहीं बनाया जा रहा। तो 1775 में रघुनाथ राव अंग्रेजों से जाकर कहता है कि मराठों के हराने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो एंग्लो मराठा युद्ध स्टार्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं एंग्लो मराठा युद्ध। ये कई युद्ध होते हैं, ये 1775 से 1782 तक चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बक्सर के बैटल के बारे में बताया। इसके बाद कौन नवाब बना? निजामुद्दौला। निजामुद्दौला के साथ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड की एक डील साइन हुई, जिसका नाम था बंगाल का द्वैत शासन। फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई? मराठा अफगानों के बीच। अफगानों से कौन लड़ा? अहमद शाह अब्दाली। और मराठाओं से लड़ा बाजीराव वन, क्योंकि मराठाओं को लगने लगा कि अब मुगल कमज़ोर पड़ रहे हैं, हमें उधर चले जाना चाहिए, ठीक है। अब मराठाएं हार जाते हैं। क्यों हारते? क्योंकि वो ना जो छोटे छोटे राजा से बहुत बड़ा टैक्स वसूलते हैं। चौथा सरदेशमुखी, ये टैक्सेस के नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो मराठाओं से हार जाते हैं। उसके मराठा इस वजह से हार जाते हैं। उसके बाद मराठाओं के हारने के बाद वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब मराठाओं के साथ अंग्रेज़ों का युद्ध होगा, जिसको नाम दिया गया है एंग्लो मराठा युद्ध। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। धन्यवाद।